Assalamu alaikum. This is our 15th lecture of managerial economics and our topic is production theory. Last lecture में भी हम production theory discuss कर रहे थे and we have discussed various important concepts such as marginal rate of technical substitution और isoquants. इसी तरह से हमने production function for one input variable and two input variable वो discuss किए थे. इसके अलावा हमने जो ज़्यादा हमने discuss किया था इसमें वो isoquants था और उसमें हमने देखा था that we have seen there that there is a negatively sloped portion of an isoquant and there are positively sloped portion of an isoquant. तो ये basically English alphabet C shaped जो है वो isoquant होता है और उसमें हमने देखा था कि जो negatively sloped portion है that is the feasible region, that is the मीनिंगफुल इकोनॉमिक रीजन फॉर प्रोडक्शन. तो उसमें हमने डिटेल में ये बयान किया था वहाँ पर कि जो पॉजिटिवली स्लोप्ड हैं पोर्शन आइसोकॉन्ट्स के उसमें हमने दो रिज लाइंस बनाई थी. देयर वर टू रिज लाइंस, वन वाज द लोअर रिज लाइन एंड द अदर वाज अपर रिज लाइन. Lower ridge line, the area that falls, that is the portion of an isocont that falls below the lower ridge line, that is the area where the marginal product of labor is negative. और इसी तरह से हमने देखा था कि जो अपर रिज लाइन है वहाँ पे उससे ऊपर जो पोर्शन है आइसोकॉन्ट्स के देयर द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इज नेगेटिव. देयरफॉर द इकोनॉमिक रीजन फॉर प्रोडक्शन is the area that lies between these two ridge lines. तो वो जो नेगेटिवली स्लोप पोर्शन है आइसोकॉन्ट्स का वो रेलेवेंट है और जो पॉजिटिवली स्लोप्ड पोर्शन आइसोकॉन्ट्स की हैं वो इररिलेवेंट हैं. तो यहाँ पे हमने इसके साथ साथ आपको प्रोडक्शन फंक्शन की डिफरेंट स्टेजेस भी बताई थी. दैट इज स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3. स्टेज 2 कॉरस्पॉन्ड्स टू द एरिया बिटवीन द रिज लाइंस और इसी तरह से स्टेज 1 जो है दैट लाइज अबव द रिज लाइंस और जो स्टेज 3 था वो हमने आपको प्रोडक्शन फंक्शन के साथ भी बताया था कि वहाँ पे जो रैशनल फर्म है वो शॉर्ट रन में स्टेज 2 में ऑपरेट करेगी. एंड वी हैव सीन दैट इन स्टेज 1 द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इज नेगेटिव एंड इन स्टेज 3 मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर वाज नेगेटिव. सो इसमें हमने इन स्टेजेस के साथ फिर आपको रिज लाइन के साथ जो है इसका इकोनॉमिक रीजन जो रेलेवेंट पोर्शन है आइसोकॉन्ट्स का वो आपको डिटेल में बताया था. इसके बाद नेक्स्ट हमने जो पॉइंट ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश की थी दैट वाज दैट द isoquants are negatively sloped and they are also convex to the origin. They are negatively sloped. ये अभी हमने सारा जो है इसको एक्सप्लेन उस लेक्चर में भी किया था और अभी भी आपको बताया है कि नेगेटिवली स्लोप्ड जो है वो क्यों है और नेगेटिवली स्लोप्ड जो एरिया है वो हमारे लिए रेलेवेंट एरिया है. और जो इसके साथ हमने ये भी कहा है कि दीज आर नॉट ओनली नेगेटिवली स्लोप्ड के लिए हमने डिटेल में आपको बताया था कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन दैट इज़ फॉलिंग. दैट इज़ वाई यहाँ पे जो इसकी स्लोप है वो नेगेटिव है और क्योंकि हमने देखा था वहाँ पे कि व्हेन द फर्म मूव्स डाउन अलोंग द सेम आइसोकॉन्ट कर्व वी हैव सीन दैट दिस मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर फॉर कैपिटल प्रीवियसली इट वाज 2, then 1 and then it has fallen to half और इसके बाद और ज़्यादा ये गिरती जा रही थी. तो इसका जो है यहाँ पे हमारे पास इसीलिए ये नेगेटिवली स्लोप्ड हैं. लेकिन हमने आपको बताया कि ये सिर्फ नेगेटिवली स्लोप्ड नहीं है. आइसोकॉन्ट कर्व्स जो हैं वो कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन हैं और कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन वो इसलिए हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इज द एब्सोल्यूट स्लोप ऑफ द आइसोकॉन्ट कर्व्स एंड वी हैव सीन दैट मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द marginal products of the two inputs, that is marginal product of labor by marginal product of capital. As the firm moves down along an isocont curve, it is using more and more labor and using less and less capital. Therefore, the marginal product of labor is declining, whereas the marginal product of capital is rising. और अभी हमने आपको बताया कि marginal rate of technical substitution is equal to the ratio of marginal product of labor and marginal product of capital. So marginal product of labor is in the numerator और जो denominator है वो marginal product of capital है. तो अभी हमने कहा कि marginal product of labor is declining whereas marginal product of capital is rising. So obviously this ratio will decline. So as a result marginal
rate of technical substitution will fall. That is why these curves are convex to the origin. So we have shown that these isochronds are various combinations of labor and capital for a given amount, for a given level of output. तो इसमें जो है जो ये marginal rate of technical substitution है, उसकी reason जो है वो क्या है? Substitutability of one factor of production for the other factor of production. Now we have to see the different types of substitution. Here on our screen we can see that there are basically three types of isochronds. So substitutability जो है that will depend on the shape of the isochronds. And you can see on your screen three types of isochronds. One of these is जो अभी हमने सारा इसको explain किया है, जो English letter alphabet जो है C उस C shaped हैं, जो कि अभी हमने discuss किए हैं. That is the isochronds which are negatively sloped and they are also convex to the origin. The other extreme is that the inputs are perfect substitutes. When they are perfect substitutes, the isochronds are linear. This is what you can see in the diagram. आप देख सकते हैं that there we have drawn linear isochronds. This means that labor and capital, since we are assuming that there are only two inputs and these are labor and capital, horizontal axis पे labor है और vertical axis पे capital है. और यहाँ पे हमने जो है linear जो है isochronds वो draw किए हैं. तो इसका ये मतलब है कि they are perfect substitutes. In this case, you can see that they are perfect substitutes. Previously, we have seen that marginal rate of technical substitution is falling. लेकिन अभी हम ये कह रहे हैं कि marginal rate of technical substitution is constant. Why? Because the isochronds are linear and the slope of a linear curve is constant. Since the isochron is constant, therefore, marginal rate of technical substitution in this case is constant. तो depend करेगा कि हम जो फर्म है वो एक लेबर का यूनिट को जो अगर बढ़ाती है तो उसके लिए वो कितना गिव अप करेगी. तो इस केस में आप देख सकते हैं कि अगर आप मिडिल आइसोकॉन का देखेंगे यहाँ पे, तो ये हमारे जो पॉइंट ए है इसके ऊपर, वहाँ पे हम ये शो कर रहे हैं दैट द फर्म कैन प्रोड्यूस द सेम लेवल ऑफ आउटपुट बाय यूजिंग लेबर ओनली विदाउट यूजिंग कैपिटल. इसी तरह से दूसरी एक्सट्रीम पे जो पॉइंट है दैट इज़ पॉइंट बी, वहाँ पे सिर्फ कैपिटल यूज़ करके जो है फर्म वो ये इस लेवल ऑफ प्रोडक्शन को अचीव कर सकती है विदाउट यूजिंग एनी लेबर. एंड बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, दैट इज पॉइंट ए एंड बी, देयर आर वेरियस कॉम्बिनेशंस of labor and capital, but all these combination, the marginal rate of technical substitution is the same, क्योंकि perfectly substitute हो सकते हैं दोनों inputs जो हैं आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर marginal rate of technical substitution जो है वो constant है. In the real world, we can take the examples of perfect substitutes such as oil and gas for heating purposes, और इसी तरह से किसी चीज़ को dry करने के लिए, that is for drying process, we can use energy or time. ये भी perfect substitutes की एक example है. और इसी तरह से in order to provide protein in a feed mix, soybean or fish meal can be used as substitutes. Look at the other panel of the diagram. You can see here that this is another extreme where the two inputs are complements. तो यहाँ पे labor और capital जो हैं वो complements हैं in the sense that here the substitutability between these two inputs is 0. You can see here that we have drawn three right angle shaped isochronds, which are also called L-shaped isochronds, and they are also called Leontief production function, after the name of the Leontief, Vasily Leontief, who was awarded Nobel Prize in 1973, basically for his pioneering work in input-output analysis. तो ये जो L-shaped curves हैं, isochronds, आप देख सकते हैं कि इस पर भी अगर हम मिडिल कर्व को देखें तो पॉइंट सी आप देख सकते हैं, और इसके बाद जो इसमें शार्प कॉर्नर्स हैं वहाँ पे जो हमने एक लाइन जो है ड्रॉ की हुई है, विच इंडिकेट्स दैट द फर्म कैन यूज़ ओनली दिस कॉम्बिनेशन, दिस फिक्स्ड रेशियो ऑफ द इनपुट्स. इन दिस केस इट इज़ 2K1L, दैट इज़ 2 units of capital and 1 unit of labor. Here you can see that if the firm increases only labor, there will be no change in output. If on the other hand firm increases only capital, there will be no change in output. When the firm increases only labor, there will be no change in output, indicating that the marginal product of labor along this horizontal portion of the isochron is equal to 0. Similarly,
along the vertical portion of the isocont, marginal product of capital is equal to 0. So therefore here the firm can use this fixed proportion of the two inputs. तो इसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे यूज़ नहीं हो सकता और आप देख सकते हैं कि एक फिक्स्ड रेशो जो है लेबर की और कैपिटल की वो यूज़ करके, तो अगर उन दो उसी फिक्स्ड लेबर इसी फिक्स्ड अमाउंट के साथ आप दोनों को इंक्रीज़ करेंगे तो देयर बी एन इंक्रीज़ इन आउटपुट. अदरवाइज अगर आप सिर्फ लेबर को इंक्रीज़ करेंगे या सिर्फ कैपिटल को इंक्रीज़ फर्म करेगी तो आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. इसके लिए हम एग्जांपल देख सकते हैं जो कि आप नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं. यहाँ पे हमने जो एल शेप्ड कर्व ड्रॉ किए हैं, देयर यू कैन सी दैट वी हैव यूज्ड हियर अ बाइसिकल, द प्रोडक्शन ऑफ अ बाइसिकल. तो रियल वर्ड में हम कह सकते हैं कि परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने साइकिल की एग्जांपल ली है. दैट इज़ द साइकिल नीड्स, आपको एक साइकिल जो है उसको बाइसिकल को बनाने के लिए यू नीड टू हैव 2 व्हील्स एंड 1 फ्रेम. सो हमने यहाँ पर जो है एक्स एक्सिस पे व्हील्स शो किए हैं और जो वर्टिकल एक्सिस है वहाँ पे फ्रेम. तो इसमें अगर फर्म जो है इट इज़ प्रोड्यूसिंग और इट इज़ मैन्युफैक्चरिंग 1 बाइसिकल, so it is using 2 wheels and 1 frame. If in order to make another bicycle, it needs to increase both of the inputs in the same ratio, fixed ratio, get 2 wheels or 1 frame again. अगर वो खाली frame को increase करेंगे तो obviously bicycle जो है वो नहीं बन सकती. So we have seen that it's possible to have perfect complements and perfect substitutes, but most of the time the two inputs are imperfect substitutes. That is, they can be substituted, but the substitutability is not perfect. तो वो जो है हम एक को दूसरे से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यानी कि लेबर को कैपिटल से और कैपिटल को लेबर से, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन है और उसको जो है ज़्यादातर हम देखेंगे कि रियल वर्ल्ड में जो ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट या परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स नहीं हैं, बल्कि वो सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं लेकिन वो इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं. This concept of substitutability is very important because it enables the firm to substitute one input for the other input. That is, जब हम देखेंगे कि अब आगे चलकर जब हम इसको एनालाइज करेंगे तो हम देखेंगे जब प्राइसेस जो हैं वो किसी एक इनपुट की गिर जाती हैं तो फर्म उसको किस तरह से रिलेटिवली चीपर जो इनपुट है उसको सब्स्टिट्यूट करेगी कॉस्टलियर इनपुट के साथ. तो ये सब्स्टिट्यूशन जो है दैट इज़ द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन for another factor of production is very important. अभी तक हमने जो बात की है तो वहाँ पे सिर्फ सब्स्टिट्यूशन जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें एक और फैक्टर भी है एंड दैट इज़ द प्राइसेस ऑफ द इनपुट्स. नाउ वी आर गोइंग टू सी द प्राइसेस ऑफ द कंसिडर द प्राइसेस ऑफ द इनपुट्स, और इसके लिए हमने अभी तो पहले हमने आइसोकॉन्ट्स को डिस्कस किया है. नाउ वी आर गोइंग टू इनकॉर्पोरेट आइसोकॉस्ट, द आइडिया और द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोकॉस्ट इनटू आवर डिस्कशन. आइसोकॉन्ट्स को हमने कहा था कि वेरियस जो हैं कॉम्बिनेशंस हैं कैपिटल और लेबर के फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ आउटपुट. एंड आइसोकॉस्ट लाइन्स ऑन द अदर हैंड दे रिप्रेजेंट all combinations of two inputs that a firm can purchase with the same total cost. That is, it is presenting this isocost curve. It presents various combinations of labor and capital at a given cost. If the cost of the firm, और यहाँ पे हम isocont और isocost के help से हम जो है we will determine the least cost combination of inputs for the firm. This least cost of combination of inputs, the firm can use this combination to minimize its costs or to maximize its output. In order to understand the concept of isocost line, हम refresh कर सकते हैं आपको जो consumer theory में हम budget line discuss करते हैं. Given a budget, आपने देखा कि उसमें वहाँ पे जो consumer है वो allocation करता है. Considering a two commodity model, that is the consumer is assuming that consumer is consuming only two commodities, that is X and Y, we have seen that the budget line of the consumer, algebraically हम उसको कहते हैं कि the B is equal to price of X multiplied by X plus price of Y multiplied by Y. तो यहाँ पे price of X multiplied by the amount which is consumed of X और plus इसमें add करेंगे price of Y multiplied by the amount of Y consumed by the consumer. Similarly here, the firm has a total cost. इसके पास एक total outlay है
जो उसमें वो एलोकेट करेगा, जो फर्म है वो एलोकेट करेगी कि कितने जो है यूनिट्स उसको लेबर के यूटिलाइज करने हैं एंड हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ कैपिटल आर टू बी यूज्ड। आप देख सकते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन जो आइसोकॉस्ट लाइन की है वो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, विच इज इक्वल टू C is equal to WL plus RK, where C is the cost, that is the total cost, जो भी expenditure जो firm के पास इस वक्त budget है, और this is equal to WL, where W is the wage rate and L is the amount of labor used. R is the rental price of capital and K is the amount of capital used. So that isocost जो equation है that is C is equal to WL plus RK, where we can see that C, the cost is sum of the expenditure on labor, that is WL, and expenditure on capital, that is RK. तो इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास फर्म का जो टोटल बजट है वो आ जाता है. Assuming that C is equal to 100 and the wage rate is $10 and the rental price of capital is also $10, तो वहाँ पे हम देख सकते हैं either the firm can purchase or hire 10 units of labor or 10 units of capital or various combinations of capital and labor. But before that, let's transform our equation into a more convenient form. यहाँ पे हमारे पास जो isocost equation है that is C is equal to WL plus RK. इसको हम now we transform it into in terms of labor. That is we subtract WL from both sides and divide it by R, so that we get K equal to C by R minus W by R L, where C by R is the vertical intercept of the isocost line and W by R is the slope of the isocost line. और isocost line की जो slope है W क्या है, that is the price of labor and R is the rental price of capital. This means that the slope of the isocost line is the ratio of the prices of the two inputs, that is price of labor and price of capital, W by L, where W is the price of labor and R is the price of capital. So here we have transformed this equation into a more convenient form which is known as slope intercept form, जिसमें हम clearly intercept और slope को बता सकते हैं. In this case, the vertical intercept is C by R and the slope of the isocost line is W by R. It is attached with a negative sign, obviously, because the isocost line is a downward falling line. Next slide में you can see the isocost lines which are drawn here. आप देख सकते हैं कि हमने एक isocost line draw की है AB. And here you can see that the slope of the isocost line is -1. Absolute slope ज़ाहिर है 1 है, लेकिन -1 हम इसलिए कह रहे हैं बिकॉज दिस इज अ नेगेटिवली स्लोप लाइन. अभी हमने आपसे कहा था कि हमने ये अस्यूम किया था दैट द टोटल कॉस्ट आउटले ऑफ द फर्म इज $100 एंड प्राइसेस ऑफ ईच ऑफ द इनपुट्स इज $10. तो अगर हम देखते हैं, क्योंकि अभी हमने कहा दैट स्लोप ऑफ द आइसोकॉस्ट लाइन इज द रेशियो ऑफ द प्राइसेस ऑफ द टू इनपुट्स. So the ratio of the price of the two inputs in this case will be equal to -1 because the price of that is the wage rate is W is $10 and similarly the rental price of the capital is also equal to $10. Therefore W by L is equal to 1. तो -1 ज़ाहिर है लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी जो है 1 है. तो यहाँ पे स्लोप जो हम देख सकते हैं बजट लाइन या आइसोकॉस्ट लाइन जो फर्म की है उसकी जो स्लोप है दैट इज़ इक्वल टू 1. दैट इज़ इन ऑर्डर टू गेट एन एक्स्ट्रा यहाँ पे जो वेरियस जो हमने कॉम्बिनेशंस हम दिखाएंगे आप देख सकते हैं कि इस लाइन के ऊपर आइसोकॉस्ट लाइन के ऊपर वेरियस कॉम्बिनेशंस जो हैं वो लेबर और कैपिटल के जब फर्म यूज़ करेगी लेकिन उसकी कॉस्ट जो है वो $100 यहाँ पे होगी. टोटल उसके पास जो आउटले है वो $100 है. इसके बाद राइट पैनल में जब आप देखते हैं कि अगर उसकी जो रिसोर्सेज हैं वो इंक्रीज़ हो जाती हैं तो इससे आप देख सकते हैं दैट द इंटायर आइसोकॉस्ट लाइन विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट एंड दिस इज़ गिवन एज A by the line A prime B prime. इसी तरह से अगर उसकी रिसोर्सेज कम हो जाती हैं अब उसके पास एक्सपेंडिचर जो है जो वो एलोकेट कर सकती है फर्म बिटवीन दीज टू इनपुट्स. इफ़ इट इज़ $80 इंस्टेड ऑफ $100
then this isocost line is shown by A double prime, B double prime. We are assuming that the budget of the firm is increasing or decreasing, but the prices of labor and capital remains the same. Since the prices of the two inputs remains the same, therefore the slope of the isocost line will be the same. That is in this case 1. So यहाँ पे हमने सिर्फ जो है उसका जो टोटल आउटले है वो चेंज किया. जब हमने उसको इंक्रीज किया तो जो आइसोकॉस्ट लाइन थी वो राइट की तरफ शिफ्ट कर जाएगी, और जब हम उसको कम किया दैट इज़ फ्रॉम $100 to $80, तो वहाँ पे आपने देखा दैट द न्यू आइसोकॉस्ट लाइन इज़ A डबल प्राइम B डबल प्राइम, और यहाँ पे उसके पास सिर्फ $80 थे. Now assuming that one of the inputs, the price of the one of the inputs declines. हम फ़र्ज़ करते हैं कि अब जो वेज रेट है $10 की बजाय $5 हो जाता है. तो इस नई जो आइसोकॉस्ट लाइन है उसको आप देख सकते हैं, दिस न्यू आइसोकॉस्ट लाइन वेयर R remains the same, R is constant but W has declined. और since वेज रेट जो है वो कम हो गया है, इसलिए फर्म जो है वो अब पहले के निस्बत ज़्यादा लेबर के यूनिट्स यूटिलाइज कर सकती है, यूज़ कर सकती है. तो इसको आप यहाँ पे इस आइसोकॉस्ट लाइन को आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो कि हमने ए बी एस्टेरिक के साथ शो की है. ए बी एस्टेरिक लाइन जो है वो अब आप देख सकते हैं कि जो पहली लाइंस थी आइसोकॉस्ट लाइंस, दैट इज़ ए बी, A prime, B prime, A double prime, B double prime, they were parallel to each other. Why? Because their slope was the same. Now we have said that price of one of the inputs has declined. और अब आप देख सकते हैं कि the slope of the isocost is not the same. इस isocost के जो slope है वो different है. The vertical intercept is the same. जो हमने हमारी original line थी that was AB. The original isocost line was AB, and here the vertical intercept is the same, but now the slope is different. Next slide में आप देख सकते हैं कि हमने isocont map और isocost lines जो हैं वो दोनों जो है इस डायग्राम में incorporate की हैं. और in this case you can see that there are isoconts for output 8Q, 10Q and 14Q. और जो फर्म का एक्सपेंडिचर है वो हमने शो किया है $80, $100 और $140. जैसे कि हमने पहले एग्जाम्पल में आपको बताया कि हम ये अस्यूम कर रहे हैं दैट द कॉस्ट इज़ इक्वल टू $100 एंड द प्राइसेस ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिस्पेक्टिवली $10 ईच. If this is the case, that in that case the isocost line of the firm is, which is presented by AB, by the line AB, and here the isocont, the highest possible isocont which is tangent to this isocost line is 10Q. That is, in this case you can see that firm is using 5 units of labor and 5 units of capital to produce 10 units of labor. So 10Q जो है वो यहाँ पे highest possible जो है maximum output firm जो produce कर सकती है given its outlay, total outlay which is $100. और this हम इसको दूसरे तरीके से ये भी कह सकते हैं that this is the optimal combination, least cost combination for the firm in order to minimize its cost for a given level of output. This given level of output is 10Q और उसका जो उसके पास जो cost है इस वक्त, जो उसका expenditure है total, that is $100, जो कि वो various combinations के लिए allocate कर सकती है. और इसमें जो ideal यहाँ पे जो least cost combination है और optimal combination of the inputs in this case is the point where isocont is one of the highest isocont is tangent to the given isocost line, and in this case this is shown by point E. Similarly you can see other points of tangencies. यहाँ पे आप देख सकते हैं that is D, E and F, and we have also drawn a line from the origin which is showing the expansion path of the firm. Expansion path of the firm is not necessarily it is a straight line. ये ज़रूरी नहीं है कि इस तरह से स्ट्रेट लाइन हो, जैसे कि आप दूसरी डायग्राम को देख सकते हैं स्क्रीन पर. यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन नहीं है. यहाँ पे हमने देखा कि हमने आपको बताया कि देयर आर डिफरेंट आइसोकॉन्ट्स एंड डिफरेंट
आइसो कॉस्ट लाइंस और द पॉइंट ऑफ टेंजेंसीज हमने यहाँ पे जो हैं उनको हमने ज्वाइन किया है एंड वी हैव ऑब्टेन्ड एन एक्सपेंशन पाथ ऑफ द फर्म। जो पॉइंट ई हम डिस्कस कर रहे थे अपने एग्जाम्पल में, जिसमें कि हम ये अस्यूम कर रहे थे कि जो टोटल आउटले है फर्म का वो $100 है, जबकि प्राइसेस जो हैं वो $10 ईच हैं। तो उसके मुताबिक जो हमारे पास यहाँ पे टेंडेंसी पॉइंट है दैट इज़ पॉइंट ई, वेयर we can see that the firm is using 5 units of labor and 5 units of capital, and the total output, the maximum output in this case which is possible is 10 cube. तो इसको हम दोनों तरह से देख सकते हैं कि फर्म जो है इस कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हुए the firm can maximize its output, or in other words it can minimize its input. It can maximize its output given the total outlay of $100, or it can minimize its cost, that is $100. It can minimize its cost for a given level of output, and that given level of output is 10Q in this case. तो यहाँ पे हमने जो एक्सपेंशन पाथ आपको बताया है उसमें हमने यहाँ पे जो एस्यूम किया है कि फर्म की जो टोटल आउटले है वो अगर इंक्रीज़ हो जाता है तो $140 है, और अगर डिक्रीज़ हो जाता है $80 है, और उसके साथ हमने डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसी between the isoconts and the isocost lines have shown. अब ये जो points of tendency है these are called tendency conditions, और इसी को हम जो है कहते हैं basic optimality relation of inputs. तो अब next जो slide है उसमें आप screen पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अब हमने जो isocost lines और isocont curves जो हैं वो हैं, लेकिन इसमें हम यहाँ पे assume कर रहे हैं कि लेबर जो है वो डिक्लाइन हो जाती है, दैट इज़ लेबर फॉल्स फ्रॉम $10 to $5, और इसके नतीजे में एज अ रिजल्ट ऑफ दिस यू कैन सी दैट द न्यू बजट लाइन और द आइसोकॉस्ट लाइन ऑफ द फर्म इज़ AB स्टैरिक। और इस पे आप देख सकते हैं AB स्टैरिक पे जो है यहाँ पे जो आइसोकॉन्ट कर्व उसका टेंजेंट हो रहा है दैट इज़ द पॉइंट N इन द डायग्राम। इससे पहले जो हमने पॉइंट आपको पिछली स्लाइड में बताया था दैट वाज पॉइंट ई, द इक्विलिब्रियम पॉइंट, वेयर द फर्म वाज यूजिंग 5 units of labor and 5 units of capital. At point N, the firm is using 10 units of labor and 5 units of capital. When the firm was using 5 units of labor and 5 units of capital, its total outlay was $100. और जैसे कि हम assume कर रहे थे कि फर्म के पास $100 है इनको में allocate करने के लिए, तो 5 multiplied by 5 is the 5 units multiplied by the wage rate, that is $50, and similarly 5 units of capital multiplied by the rental price of the capital, which is again $10, $50. So $50 plus $50 is the total cost यहाँ पे जो फर्म की आ रही है। और लेकिन अब हम ये कह रहे हैं कि जो प्राइस है वेज, जो उसकी लेबर का जो वेज रेट है वो गिर गया है, and now instead of $10 it is $5. So in this case अब ये जो the firm will attain a new optimal point in this case, and that point is, as you can see in the diagram, it is point N, where the isocont 14Q is tangent to the isocost line AB steric. और इस पॉइंट पे जो फर्म है अगेन $100 जो टोटल आउटले है that will remain the same. As you can see that the firm can use now 10 units of labor. So 10 multiplied by 5, which is price of labor now, the new price of labor, wage rate अब 5 है. तो 10 units अगर वो यूज़ कर रहे हैं लेबर के, तो उसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज इक्वल टू $50. एंड हियर द कैपिटल के जो यहाँ पे यूनिट्स हैं वो वही हैं, दैट इज़ 5 units of capital. So 5 multiplied by 10 again is 50. So the total outlay will be $100. लेकिन उसी अमाउंट के साथ, अब उसी कॉस्ट के साथ firm is now able to produce a higher level of output, and which in this case is indicated by the isocont curve 14Q. So the firm is for the given level of output, now the firm's output is now 14Q. तो इससे हम देख सकते हैं कि फर्म जो है अभी प्राइस जो कम हुई है लेबर की, तो उससे क्या असर हुआ है कि ये जो असर है that is this effect is the output effect or the budget effect.
जो कि फर्म जो है उसी बजट में रहते हुए इट कैन प्रोड्यूस नाउ output which is the level of output which is equal to 14Q. Previously it was producing only 10Q. तो ये आइसोकॉन्ट 10Q पर थी, लेकिन अब ये आइसोकॉन्ट 14Q को अचीव कर सकती है क्योंकि यहाँ पे लेबर की जो प्राइस है वो कम हुई है. इसी तरह से लेकिन आप एक दूसरा पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं विच इज़ पॉइंट R. And this point is on the same level of output, that is 10Q, that is the same isocont जिस पे firm पहले थी, but in that case the firm was producing 10 units of output by using 5 units of labor and 5 units of capital. Now you can see at point R, the firm is substituting labor for capital, and this is the importance of substitutability of one factor for the other, जो हमने पहले आपसे कहा था कि सब्स्टिट्यूशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे जब लेबर की प्राइस जो है वो कम हो गई है तो इससे क्या हुआ है कि जो फर्म है द कॉस्ट मिनिमाइजिंग फर्म इट हैज़ सब्स्टिट्यूटेड द चीपर इनपुट दैट इज़ लेबर फॉर द रिलेटिवली कॉस्टलियर इनपुट दैट इज़ कैपिटल, सो दैट नाउ इट इज़ यूजिंग 3 units at this point. The firm is using 3 units of capital and 8 units of labor. And the total cost is now $70. As you can see, 3 units of capital means that 3 multiplied by 10, which is $30, and 8 units of labor means 8 multiplied by 5, that is $40. So 30 plus 40 is $70. In this case, you can see जो भी प्राइस में कमी हुई है लेबर की, तो उसका फर्म के ऊपर क्या असर हुआ है कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि द सेम लेवल ऑफ आउटपुट कैन बी अचीव्ड with lower cost. So this means with reduction in W, that is the price of labor, and R remaining the same, that R is constant, that is the rental price of the capital is constant. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसका इफ़ेक्ट जो है वो क्या हो सकता है. या तो फर्म जो है वो अगर हायर उसके आइसोकॉन्ट पे आ सकती है, यानी कि उसकी मैक्सिमम उसकी आउटपुट जो है पहले से ज़्यादा हो जाएगी और उसका जो कॉस्ट है वो वही रहेगी, दैट इज़ $100. इसके साथ आप देख सकते हैं कि ओरिजिनली जो हमारी आइसो कॉस्ट लाइन थी दैट वाज AB, एंड हियर द पॉइंट विच वाज टेंजेंट टू द आइसोकॉन्ट 10Q, दैट इज़ पॉइंट E. और यहाँ पे हमारे पास जो कैपिटल टू लेबर रेशियो है दैट इज़ इक्वल टू 1, बिकॉज वी हैव सीन दैट द स्लोप ऑफ द लाइन AB, आइसो कॉस्ट लाइन AB, इज़ इक्वल टू 1. Then when the price of labor falls, we can see the new iso cost line which is AB steric. तो इस पे हमने देखा कि पॉइंट N जो है वहाँ पे 14Q टेंजेंट है टू द न्यू आइसो कॉस्ट लाइन. और इसके बाद हमने जो फर्दर हमने, लेकिन यहाँ पे हमने आपको ये बताया है कि फर्म जो है $100 के साथ अब 14Q प्रोड्यूस कर सकती है. प्रीवियसली इट वाज प्रोड्यूसिंग 10Q with $100. Cost जो थी that was $100. Now the cost is the same, but the firm is producing more units of output. Now looking at point R, where the isocont 10Q is tangent to the iso cost line A steric B prime, which is parallel to AB steric. और इस पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फर्म है it can produce the same level of output, that is 10Q, but with a lower cost, that is $70, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि $70 जो वो हमने किस तरह से कैलकुलेट किए हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने we have drawn two rays from the origin, that is K by L, which is equal to 1, and K by L prime, which is equal to 3 by 8. That is capital to labor ratio. Previously it was at point E, it was equal to 1, and at point R it is equal to 3 by 8. Because the firm now is using K equal to 3 and L equal to 8. So capital to labor ratio now is 3 by 8. And this is possible because of the substitution. क्योंकि firm जो है वो एक फैक्टर को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं दूसरे फैक्टर के साथ, इसीलिए ये जो है पॉसिबल है. In the previous lecture we have seen that with one variable input, that is labor, we have shown that the firm will go on using more units of labor as long as marginal revenue product of labor is greater than marginal resource cost of labor.
up to the point and the firm will go on using more and more labor जब तक कि हमने ये कहा कि marginal revenue product of labor is greater than marginal resource cost of labor. और ये तब तक फर्म करेगी जबकि ये पॉइंट जो है जब वो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर विल बी इक्वल टू marginal resource cost of labor. In this case, marginal resource cost of labor is W. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि marginal revenue product is equal to W. Whereas we have also said that marginal revenue product, हमने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था that marginal revenue product is equal to marginal product of labor multiplied by marginal revenue, which is equal to W now, क्योंकि resource cost जो labor की है wage rate that is W. और इसी तरह से marginal revenue product of capital will be equal to R, which is the marginal resource cost of capital. So यहाँ पे हमारे पास जो दो equations आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, these are marginal revenue product of labor equal to W and marginal revenue product of capital which is equal to R. और अभी हमने कहा कि marginal revenue product of labor is equal to marginal product of labor multiplied by marginal revenue. Similarly, marginal revenue product of capital is equal to marginal product of capital multiplied by marginal revenue. So, dividing the first equation by the second, we will get here the ratio marginal product of labor by marginal product of capital, which is equal to W by R. ये ratio जो है that is called the tangency point, and this is what we have seen in case of the tangency of an isochond to an isocost line. जो point of tangency है वहाँ पे इसीलिए हमने जो है हमने पहले देखा था that the slope of the isochond curve is the absolute slope of the isochond curve is the ratio of the marginal product of labor to marginal product of capital, and the slope of the isocost line is the slope of the isocost line is the ratio of the prices of the two inputs, that is price of labor divided by price of capital, and price of labor is W, price of capital जो हमने कहा है that is R. So we can write marginal product of labor divided by marginal product of capital which is equal to W by R. या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं marginal product of labor divided by price of labor which is W in this case, or equal to marginal product of capital divided by price of capital which is R in this case. So हम ये tangency condition जो है वो हम लिख सकते हैं यहाँ पर marginal product of labor by W equal to marginal product of capital by R. तो ये जो है इसको हम दोनों तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने दिखाया कि जो मैक्सिमम आउटपुट है उसको in order to achieve maximum output the firm can use this optimal combination of inputs. जो optimal combination of inputs है इसको हम least cost of combination भी कहते हैं. The firm can use this least cost combination to maximize its output or to minimize its cost. Using this optimal combination of inputs or the least cost combination of inputs, the firm can minimize its cost for a given level of output, or the firm can maximize its output for a given level of cost. So far we have discussed short run production functions, जिसमें कि हम ये assume कर रहे थे, पहले हमने previous lecture में ये assume किया था कि there is only one variable input, that was labor, और हमने fix and we have assumed that capital is fixed at a certain level, and then we have relaxed this assumption and we have said that the production function now to output is a function of two inputs, that is capital and labor, और short run और long run को भी हमने वहाँ पे define किया था. In the long run we have seen that the firm has time enough to change all the inputs. So in this case actually there is no difference between fixed inputs and variable inputs, because in this case all the inputs becomes variable. इसमें कोई भी जो input है वो fixed नहीं रहेगी. और यहाँ पे long run में अभी हम जो next आपको discuss करेंगे वो long run production function है, और इसके साथ जो है returns to scale हम discuss करेंगे. Long run में
जैसे मैंने पहले कहा कि यहाँ पे सब इनपुट्स जो हैं वो फिक्स्ड इनपुट्स नहीं, कोई भी इनपुट रहेगी एंड ऑल द इनपुट्स विल बिकम वेरिएबल इनपुट्स, so that now the firm can increase all the inputs by the same percentage. Assume हम ये करेंगे कि हम ये नहीं कहेंगे कि लेबर को इतने परसेंट इंक्रीज किया और कैपिटल को इतने परसेंट इंक्रीज किया. We are saying that the firm is increasing all the inputs by the same percentage. By the same percentage, let's say 10% or maybe 20%. What will happen to the output? तो output पे इसका क्या असर होगा? वो जो भी असर आउटपुट पे होगा उसको रिटर्न्स टू स्केल कहते हैं, विच मीन्स दैट रिटर्न्स टू स्केल रेफर टू द डिग्री ऑफ चेंज इन आउटपुट फॉर अ गिवन चेंज इन इनपुट्स. तो अभी हमने कहा कि जैसे इनपुट्स में वी इंक्रीज बोथ द इनपुट्स, ऑल द इनपुट्स, और फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी आर गो ऑन saying here that we are using labor and capital. तो लेबर और कैपिटल को ही हम यहाँ पे ज़्यादा रेफ़र करेंगे, लेकिन क्योंकि हम लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं तो उसमें और भी हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इंक्लूड कर सकते हैं. सो इंक्रीजिंग बोथ लेबर एंड कैपिटल बाय अ सर्टेन परसेंटेज और बाय द सेम प्रोपोर्शन, से 20%. तो अगर इसका जो है इसका असर आउटपुट पे क्या होगा? इफ़ द आउटपुट ऑल्सो राइजेस बाय 20%, that would imply constant returns to scale. So basically there are three types of returns to scale. One is constant returns to scale, other is increasing returns to scale, and yet another one is decreasing returns to scale. अभी हमने ये कहा कि अगर हम दोनों इनपुट्स को एक परसेंटेज, दैट इज वी लेट्स से वी increase the two inputs k-fold. If the output also increases k-fold, that would imply that there are constant returns to scale. लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि हम जो है लेबर और कैपिटल को 25% दोनों को इंक्रीज करते हैं, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस आउटपुट इंक्रीजेज more than 25%, let's say 50%, that would imply that increasing returns to scale are present. If on the other hand, we increase both labor and capital by 25%, but output increases only by, let's say, 20%, that would imply decreasing returns to scale. इसको हम एक और तरह से भी explain कर सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. Here you can see the production function Q equal to Q is a function of labor and capital, and then we have multiplied. यहाँ पे हम जो है increase जो labor और capital में है उसको हमने show किया है H से. That is we have here on the right hand side you can see that we have here F, HL, HK, and on the left hand side lambda Q. So you can see that if labor and capital are both increased by H, अब एज जो है वो 10% हो सकता है, मे बी 20% और कुछ भी. तो इसके साथ अगर हमने लेट्स से एज इज रिप्रेजेंटिंग 20%, हम इफ वी हैव इंक्रीज लेबर एंड कैपिटल बाय 20% एंड द इंक्रीज इन क्यू इज शोन बाय लैम्डा. सो इफ लैम्डा इज ऑल्सो 20%, दैट वुड इम्प्लाई दैट लैम्डा इज इक्वल टू एच. इफ लैम्डा इज इक्वल टू एच, देन फंक्शन हैज कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल. हाउ? जैसे कि मैंने अभी कहा कि अगर एच जो है वो 20% है, एंड वी आर सेइंग एच एल एच के, विच इन अदर वर्ड्स मीन्स दैट द बोथ द इनपुट्स आर इंक्रीज बाय द सेम परसेंटेज. तो उसकी जो प्रोपोर्शनल जिस तरह हमने उसको इंक्रीज किया है, हाउ विल इट इफेक्ट द आउटपुट? दैट विल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ लैम्डा. इफ लैम्डा इज ऑल्सो इक्वल टू 20%, then it is clearly implied that constant returns to scale are present in this case. If on the other hand, the other possibility is that lambda is greater than h, which means what? That we have increased both labor and capital by 20%, but output has increased more than the increase in the inputs. So because we are saying that lambda is greater than h, it means that if h is 20% and lambda is let's say 40%, तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे increasing returns to scale हैं. और इसके बाद थर्ड पॉसिबिलिटी जो है वहाँ पे आप देख सकते हैं, इफ़ ऑन द अदर हैंड लेट्स से वी हैव इंक्रीज बोथ लेबर एंड कैपिटल, द फर्म हैज़ इंक्रीज
both labor and capital by 20%, and the resulting increase in the output is only 10%, then obviously lambda is less than h, which indicates that we have decreasing returns to scale. These three types of returns to scale can also be shown graphically. In this case, you can see a graph on your screen here. There are three panels. Leftmost panel जो है उसमें आप देख सकते हैं that we have 100Q, two isochronds, 100Q and 200Q. And the 2 points A and B, in case of 100Q, you can see that the firm is using 3 units of labor and 3 units of capital. If now the firm doubles the amount of capital and labor simultaneously, that is, now the firm is using 6 units of labor and 6 units of capital. What will be the result? What will be the impact on the output? वो आप देख सकते हैं that previously the firm was on isochron 100Q, but now the firm is on isochron 200Q, which in other words means that when the firm doubles the amount of labor used, labor and capital used, output also doubles, which means that here we are showing graphically constant returns to scale. नेक्स्ट जो मिडिल पैनल में ग्राफ है वहाँ पे पॉइंट ए और सी पे आप देख सकते हैं द फर्म हैज़ अगेन इंक्रीज्ड इट्स कैपिटल एंड लेबर बाय द सेम अमाउंट, दैट इज डबल किया है. लेबर के 3 यूनिट्स हैं, कैपिटल के 3 यूनिट्स हैं एट पॉइंट ए, एंड नाउ एट पॉइंट सी द फर्म इज यूजिंग 6 यूनिट्स ऑफ लेबर एंड 6 यूनिट्स ऑफ कैपिटल. बट हियर यू कैन सी दैट द फर्म हैज़ मूव फ्रॉम 100Q टू द नेक्स्ट लेवल विच इज़ 300Q. So here you can see graphically आप देख सकते हैं increasing returns to scale, क्योंकि यहाँ पे फर्म ने जो है डबल किए थे the amount of both capital and labor, but the output has increased more than double. Next जो पैनल है उसमें here there you can see decreasing returns to scale, and you can see that again we have 3 units of labor, 3 units of capital at point A, but at point D the firm is now at isochron 150Q. Previously it was 100Q or 150Q. यहाँ पे आप देख सकते हैं clearly that again the firm has doubled the amount of labor and capital used, but the output has also increased but less than the double. तो यहाँ पे 100 की जगह अब output जो है वो 150 है. इसका मतलब है कि वहाँ पे हमने 100% increase की है, तो output में 50% जो है वो increase हुई है. इसी को आप एक और तरीके से जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं रिगार्डिंग वी कैन एक्सप्लेन द रिटर्न्स टू स्केल एज रिलेटेड टू द आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ डिफरेंट इनपुट्स. In our previous lecture, we have defined output elasticity of labor. We have seen that it was equal to percentage change in Q divided by percentage change in labor. Here, since we are considering more than one input, so here we can see the formula percentage change in Q divided by percentage change in all inputs. So if we have to calculate, हम उसको अलग भी कर सकते हैं, that is output elasticity with respect to labor, and similarly output elasticity with respect to capital. So you can see the formula for the output elasticity on screen, that is curly Q by Q divided by curly Xi by Xi, where I is the number of inputs used. If this output elasticity is greater than 1, that would imply increasing returns to scale. If on the other hand output elasticity is equal to 1, that would imply constant returns to scale, and if it is less than 1, that would imply that we have decreasing returns to scale. So यहाँ पे हम returns to scale जो हैं वो हमने आपको explain किए हैं. There are 3 returns to scale. 3 types of returns to scale हो सकते हैं. ये simultaneously भी एक फर्म में जो है रियल वर्ल्ड में आ सकते हैं, दैट इज़ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, फिर कांस्टेंट, इसके बाद जो है डिक्रीजिंग रिटर्न्स. लेकिन इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू. खुदा हाफिज़.